Good evening, everyone. Good evening, sir. हाउस प्रॉपर्टी इसलिए हाउस है। Exactly. पूरा अपडेट होके चलना पड़ता ना मेरे को। गुड इवनिंग सर। Very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. तो चलिए भैया स्टार्ट करेंगे हमारा आज का नया टॉपिक। हेडिंग है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग का बहुत नॉइज प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आप लोग को म्यूट कर रहा हूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको डील करेगा आपका सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27। जो इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो है आपका सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। ठीक है, वेयर द चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन 22, जो बताएगा आपको चार्ज करना है बोल के। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा आपका 5 हेड ऑफ इनकम था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो फॉर द टाइमिंग वी स्किप द टॉपिक सैलरी, क्योंकि हम हाउस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करें, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है एज कंपेयर टू आपका सैलरी, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड ओवरऑल अगर हम कोर्स के हिसाब से देखें तो हमारा एक पार्ट एटलीस्ट खत्म हो जाएगा, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपको क्या है बहुत कम चीज याद रखनी पड़ेगी एंड आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ आप आराम से इनकम टैक्स कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी चूज हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक। सैलरी क्या है इजी, लेकिन बहुत वास्ट हो जाता है। उसमें बहुत सारी परक्विजिट्स एंड पर्क्स आपको याद करनी पड़ती है, उसकी लिमिट याद रखनी पड़ती है, तो इसीलिए फॉर द टाइमिंग हमने इसको स्किप किया है, जो कि हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लोग मुझे पहले ये बताइए, चलिए अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग हाउस प्रॉपर्टी का जो ये टॉपिक है इनकम, इसके अंदर क्या समझ रहे हो आप लोग? इसके अंदर क्या हो सकता है, हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? जो भी प्रॉपर्टी हुआ, जमीन हुआ, घर हुआ, उसके ऊपर का इनकम। ओके, अगर इसको सिंपल वेरी गुड में जो हम पैसा लोग देते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसका मैं अगर डिक्शनरी में नहीं देखूं तो वर्ड खुद बता रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे अगर आपको कुछ इनकम आ रही है तो वो आपका इसके अंदर में जाएगा। अब अगर आपको याद होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A क्या था, ये कोई मुझे बताएगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A एग्रीकल्चर इनकम, आप लोग भूल जा रहे हो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A क्या था आपका? एग्रीकल्चर इनकम। उसमें क्या बोला गया था कि कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उस लैंड से लगकर अगर कोई घर है जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो वो सारा एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। याद आया आपको? अगर उसी घर को अगर आप शादी ब्याह के लिए दोगे तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। कुछ याद आ रहा है आपको? तो सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास कोई एक लैंड है और मैं सिर्फ वो ब्लैंक लैंड को अगर भाड़े में दूं और मुझे रेंटल इनकम मिले तो क्या वो भी मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? क्वेश्चन मार्क। मेरे पास एक लैंड है जिस लैंड के ऊपर एक घर भी है और मैं उस घर को भाड़े पे देता हूं, तो मैं जिस आदमी को घर भाड़ा में दे रहा हूं वो आदमी घर को तो यूज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ घर के आसपास का जो एरिया होगा उसको भी यूज करेगा। बट मैं उसको क्या बोल के पैसा लेता हूँ, भैया घर का भाड़ा दे। आप ये मेरा घर देखिए,
इस घर के आसपास को जो आपको ये दिख रहा है स्पेस, ये सारा स्पेस भी तो वो यूज करेगा ना, तो वो तो उसका भी पैसा देगा। तो आप उस समय कैसे करोगे, मतलब पैसे को आप डाइवर्ट कैसे करोगे कि कितना पैसा घर के लिए है, कितना पैसा स्पेस के लिए है। कभी कभी कुछ घर में क्या होता है, आपको गार्डन के साथ देता है, तो आप तो गार्डन भी यूज करते हो, तो उसका जो रेंट मिला उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। आज के टाइम में क्या हो गया, हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ घर ही नहीं, घर के साथ साथ पूरा फर्नीचर बना के भी लोग क्या करते हैं, उसको भाड़े में देते हैं। अगर आप मेट्रोज में जाओगे तो मेट्रोज में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बाहर से आके जॉब करते हैं, तो वे लोग इस टाइप का घर रिकमेंड करते हैं कि जहां पर सब कुछ बना बनाया मिले उनको, प्रॉपर फर्नीचर के साथ एसी टीवी फ्रिज, जस्ट लाइक अ होटल रूम, पूरा उनको बना के ऐसा दिया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा और वो अगर घर का भाड़ा किसी को मिल रहा है, उसका इनकम हो रहा है, तो क्या वो प्योरली रेंटल इनकम होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, या फिर मैं उसको ऐसे मानूं कि भैया ये तो मेरा बिजनेस हो गया कि मैं लोगों को घर बना के दे रहा हूँ रहने के लिए, जस्ट लाइक अ होटल, तो मैं उसको बिजनेस इनकम मानूं या क्या मानूं। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे डाउट्स आएंगे जो कि ओवर द सेशन हम क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे और एक्चुअल में जानेंगे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी होनी है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की क्लास में। तो वो कंडीशंस जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, हमको पता चलेगा कि यस, इस वाली इनकम को ही हमको हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम मानना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ और है तो या तो हमारा बिजनेस इनकम में जाएगा या हमारा अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज हमको यहाँ पर देखनी है। समझ में आया आपको यहाँ तक अभी तक का डिस्कशन? आप लोग कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहोगे हमारे डिस्कशन में? आप लोग कुछ और ऐड करना चाहोगे? नहीं? चलिए फिर मैं ही स्टार्ट करता हूँ। चलिए फिर से आपको म्यूट करता हूं मैं। सो लिखिए इसके अंदर, the income from houses, buildings, bungalows, godowns, etc. is to be computed and assessed to tax under the head income from house property. Income from house property. नोट लिखिए, the income under this head, the income under this head is not based upon the actual income, from the property, but upon notional income, or the annual value.
or the annual value of that property, of that property. Computation of income from house property. कैसे करोगे आप लोग? आप लोग इसको इस तरीके से निकालोगे। एनुअल वैल्यू, सॉरी इसको लिखिए एनुअल रेंटल वैल्यू। अब ये एनुअल रेंटल वैल्यू कैसे निकलेगा उसको हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे लेस कर देंगे हमारा म्यूनिसिपल टैक्सेस, इससे लेस कर देंगे हमारा म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो हमको जो मिलेगा वैल्यू वो हमारा होगा नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, जिससे हमको फिर माइनस करना पड़ेगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, ये भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लास्ट में जो आया ये हमारा हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Now again, note the basis of calculating income from house property. The basis of calculating house property is the annual value. Is the annual value, that is the amount which the property, that is the amount which the property, which the property might reasonably generate, reasonably generate from being let out, from being let out. तो देखिए यहां तक उतार लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं आगे।
क्या आप लोगों का यहां तक हो गया? Yes, sir. ओके, तो अब देखिए अभी क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर हम घर से, बिल्डिंग से, बंगलों से या गोडाउन से, अगर इनसे अगर हम कुछ इनकम जनरेट करते हैं तो ये हमारा आएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। देन उसके बाद यहां पर एक चीज और बोला जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेकंड जो हमारा नोट, क्या? द इनकम अंडर दिस हेड इज नॉट बेस्ड अपॉन द एक्चुअल इनकम। मतलब हाउस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में एक्चुअल में जो पैसा मिला ना, वो आपका इतना मैटर नहीं करता जितना कि उसका नोशनल वैल्यू मैटर करता है। दैट इज द नोशनल इनकम, या फिर जो बोल सकते हैं उसको मैं एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी नॉर्मल सिनेरियो में कितना कमा सकती है, हम उसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा क्यों? बात को समझिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में रेंट बहुत ज्यादा लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, लोग क्या करते हैं एक्चुअल में रेंट बहुत, हाँ सॉरी सही बोला था, लोग एक्चुअल में रेंट बहुत ज्यादा लेते हैं बट डिस्क्लोज करते हैं कि बहुत कम रेंट मिला। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल कि ये पीछे जो आप मेरा घर देख रहे हैं, इस घर का मेरा महीने का रेंट है 50,000, ठीक है? तो मैं लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करता हूँ? 50,000 पर मंथ। तो साल का कितना पे करता हूं मैं? 6 लाख रुपए पर एनम। तो मेरे लैंडलॉर्ड का हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना हो गया? 6 लाख रुपए। तो लैंडलॉर्ड क्या बोलता है कि भैया 6 लाख अगर हो जाए तो उसको टैक्स देना पड़ जाता है ना? अगर आपको याद होगा हमारा इनकम टैक्स का स्लैब रेट अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख, देन 5 लाख से 10 लाख एंड 10 लाख से ज्यादा। तो यहाँ पर ये जो केस है, यहाँ पर इसका इनकम कितना हो गया? 6 लाख रुपए। ठीक है, मैं लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लैंडलॉर्ड का कितना इनकम हो गया? 6 लाख रुपए। तो लैंडलॉर्ड बोलता भैया मैं टैक्स क्यों दूं? तो लैंडलॉर्ड ने मुझको क्या कहा कि सुनो भाई सुमित, आप इस घर का सिर्फ मुझे 20,000 रुपया पर मंथ मुझे बैंक में ट्रांसफर करो और बाकी का 30,000 पर मंथ मुझे कैश में दे दो। समझ में आ गया? तो उससे क्या होगा, वो जो लैंडलॉर्ड है वो अपना इनकम टैक्स में क्या शो करेगा कि मुझे पर मंथ 20,000 का रेंट मिला। तो साल का कितना हो गया? 2,40,000 रुपया। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम थी, उसका क्या हो रहा होगा? इनकम हो रहा होगा। तो वो टैक्स नहीं पे करेगा। ऐसे बहुत लोग कर रहे थे। तो जब इनकम टैक्स ने, जब उसके पास डेटा आना शुरू हुआ, लोगों के पास हाउस प्रॉपर्टी थी, वो लोग भाड़े में लगा रखे थे और उन्होंने टैक्स भी नहीं दिया, तब इनकम टैक्स ने एक सर्वे किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और ये पता लगाया कि नहीं, अगर हम यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर एक्चुअल इनकम को अगर हम ध्यान में रखें तो सारे के सारे इंडिया में जितने भी लोग हैं सबके सब गरीब लोग निकलेंगे। मतलब क्या? सबके सब घर को भाड़ा लगाएंगे मैक्सिमम 2.5 लाख रुपया से कम एक साल के अंदर, और इसे शो करेंगे। लॉस किसको होगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जब जाके देख रही है, अब आप लोग खुद सोचिए, पीछे जो आप घर देख रहे हो, ठीक है, इतना सुंदर घर, इसका पर मंथ का रेंट आराम से 50,000 होगा। 50,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर इतना सुंदर घर। अब अगर ऐसे घर का जो कि कमा सकता है 50,000 रुपए और आप बोलते हो कि सिर्फ 10,000 रुपए या 20,000 रुपए महीने का कमा रहा है वो घर, तो इट मींस कुछ तो यहाँ पर टैक्स इवेजन वाला सीन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टैक्स इवेजन में हर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। गवर्नमेंट कितनों को पकड़ दी है कि नहीं? आज इंडिया का पॉपुलेशन, आज इंडिया में जस्टिस इसीलिए भी नहीं मिलता क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर बहुत पूरे मान के चलो कि 100 करोड़ लोग अगर ऐसे डिफॉल्ट करने लग गए तो इनकम टैक्स में ऑफिसर ही कितने हैं? मुश्किल से 50-60 हजार होंगे, वो भी मुश्किल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो 50-60 हजार एम्प्लॉय अगर 100 करोड़ लोग को अगर पकड़ने जाएं तो भैया ये फिजिबल नहीं है। कितनों को पकड़ोगे आप? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा एक्ट ही बना दिया और और ये बोला कि भैया सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल इनकम को नहीं मानेंगे, हम देखेंगे उसका एनुअल वैल्यू या फिर उसका नोशनल वैल्यू कि आपका घर जिस मतलब लोकेशन में है, जिस एरिया में है, वो कितना कमा सकता है, हम उसको ध्यान में रखेंगे और उसको कंसिडर करते हुए आगे और प्रोसेस आपको बताया जाएगा, वो करेंगे और फिर आपका हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। आपको बात समझ में आई? ये पॉइंट क्यों दिया गया ऐसा?
समझ में आया आप लोगों को ये Yes, sir. कि क्यों नोशनल इनकम के ऊपर इतना फोकस किया गया है? देन Yes, sir. अगर बात करें हम इसको कंप्यूट करने की कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको एनुअल रेंटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। एनुअल रेंटल वैल्यू निकालने का भी एक प्रोसेस है जहां पर हम डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एनुअल रेंटल वैल्यू जब निकल जाएगा उस एक प्रॉपर्टी का, उससे माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। आपको शायद पता ना हो बट जिस म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आपका घर आता है, आपको एज ए घर का मालिक उस घर के बदले म्युनिसिपैलिटी को टैक्स देना पड़ता है सालाना, कि है म्युनिसिपैलिटी मैं आपकी म्युनिसिपैलिटी में हूं तो भैया ये पकड़ो टैक्स। किस बात का टैक्स? अरे भैया म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, हर सवेरे कुछ कर्मचारियों को भेजती है जो आपके घर के आसपास झाड़ू लगा के जाते हैं, कुछ कर्मचारियों को भेजती है जो आपके घर के आसपास के नाली वगैरह साफ करके जाते हैं। तो पैसे कहाँ से देगी म्युनिसिपैलिटी? तो आप ही लोग से लेती है वो, ठीक है। तो अगर आपने कुछ म्युनिसिपैलिटी का अगर टैक्स पे किया होगा तो उसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या मिल जाता है? नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम क्या कह सकते हैं? NAV, ठीक है। आगे की हाउस प्रॉपर्टी की क्लासेस में जब मैं आगे बोलूं NAV, सो आपको ये मान लेना है कि मैं बात कर रहा हूं नेट एनुअल वैल्यू की, ठीक है। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे? डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24 का। यहाँ पर कुछ डिडक्शन दिए गए हैं, जैसे कि 30% ऑफ NAV फ्लैट माफ कर दो, मतलब जितना भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा हम मान के चलेंगे कि उसका 30% आपका खर्चा होता ही होगा, तो चलो उसको माफ कर देते हैं। फिर अगर आपने हाउस बनाने के लिए अगर आपने लोन लिया होगा, उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे होगे, तो उस इंटरेस्ट को भी माफ कर देंगे। तो वो सब चीज हम देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 24 को जब डिस्कस करेंगे। तो वहां का 24 वाला जो जो डिडक्शन रहेगा उसको माइनस कर देंगे आपका किससे? NAV से, नेट एनुअल वैल्यू से। एंड लास्ट में जो निकल जाएगा वो आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो ये जो 4 लाइन का आपको दिख रहा है ना, इस 4 लाइन को समझने के लिए हमको आगे और बढ़ना पड़ेगा। पहले तो एनुअल रिटर्न वैल्यू, इसको निकालने के लिए हमको कुछ 3-4 अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर इस एक एक चीज को हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया आया कि आप अगर कैलकुलेट करोगे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तो ब्रॉडली आपको कितने स्टेप्स में जाना पड़ेगा? आपको इन 4 से 5 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहले एनुअल वैल्यू निकाल लो, उससे माइनस कर दो म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो पे किया है, आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, उससे माइनस कर दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, आपको मिल जाएगा आपका क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर वो बोल रहा है, देखो जो मैंने लिखाया कि the basis of calculating house property is the annual value, that is the amount which the property might reasonably generate from being let out। मतलब अगर उस टाइप की प्रॉपर्टी को अगर हम भाड़े में लगाएं तो रिजनेबली कितना जनरेट कर सकती है, आप मेरे को बताइए। समझ में आया आपको? तो ये जो पार्ट है ना, माइट रिजनेबली जनरेट, इसके लिए फिर हमको अलग अलग और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि MRV म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, जैसे कि FRV फेयर रेंटल वैल्यू, जैसे कि SRV स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। तो इन तीनों चारों चीज को हमको पढ़ना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि भैया किस तरीके से कैलकुलेट होगा एनुअल वैल्यूज प्रॉपर्टी का। क्योंकि एक प्रॉपर्टी के लिए ना 3 अलग अलग जगह से हमको रेट मिल रहा है। एक तो जो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू करती होगी, दूसरा उस एरिया के हिसाब से जो एक नॉर्मल फेयर वैल्यू होना चाहिए वो, एंड तीसरा वाला आपका क्या गया? स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। मतलब आपका म्युनिसिपल ये हाउस रेंट के लिए ना एक एक्ट बनता है, उस एक्ट मतलब कानून, उस कानून के तहत हम उसका कैलकुलेशन करेंगे कि उसका कितना पैसा होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि एक ही प्रॉपर्टी है बट उसका रेट बोलने वाले 4 लोग आ गए। कौन 4 लोग? एक तो जो एक्चुअल में मिला वो हो गया, एक आपका म्युनिसिपैलिटी बोलती कि भैया इस घर का इतना भाड़ा होना चाहिए, दूसरा उस एरिया के हिसाब से एक फेयर रेंटल होना चाहिए, और तीसरा एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए। तो भैया आप किसको लोगे? कौन सी वैल्यू को कंसीडर करोगे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए? तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे और इन्हीं तीनों चारों वैल्यू को यूज करके हम क्या निकालेंगे? हमारा एनुअल वैल्यू। और जब एक बार एनुअल वैल्यू मिल गया उसके बाद तो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, हमको मिलेगा NAV, NAV से माइनस करेंगे 24 सेक्शन का स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड उसके बाद हमको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक का डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आपको आ गया है बहुत अच्छे से समझ में? तो बोलो हाँ सर सर आ गया।
Yes, sir. सारे के सारे बोलो यस सर, समझ में आ गया सर। यस सर, समझ में आ गया सर। यस सर समझ गया। सर समझ में आ गया। यस सर शाबाश, समझ में आ गया। सुखी रहो। ये मानस का नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना, तो लगता है वो रेट्रो स्टाइल में बोलता है यस सर समझ में आ गया। कोई बात नहीं मानस, होता है। बड़ी बड़ी गौशाला में ऐसे छोटी छोटी बातें होती है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए। कहाँ गया? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन में किस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम मानेंगे, किस किस को नहीं मानेंगे। जब ये सारा डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे हमारे लास्ट कॉम्प्यूटेशन वाले पार्ट में, अभी जो हम डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए अभी आप नया हेडिंग दीजिए। हेडिंग है हमारा conditions for income from हाउस प्रॉपर्टी। मुझे ऐसा फीलिंग आया कि किसी के पास सैमसंग का फोन है J8 जिसमें कॉल आया है। क्या मैं सही हूं? Yes, sir. ओके, चलिए लिखिए मेरे साथ कि अगर आपको देखिए हाउस प्रॉपर्टी में अगर किसी भी प्रॉपर्टी को टैक्स करना है, टैक्सेबल करना है, तो आपको कुछ कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लिखिए पहला, द प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, पहला कंडीशन, द प्रॉपर्टी must consist of buildings or lands appertent thereto, appertent thereto। इसमें लिखिए बिल्डिंग बिल्डिंग इंक्लूड्स residential buildings, comma factory buildings, comma offices, comma shops, comma godowns and other commercial premises। एंड दूसरा, ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखिए, लैंड अपर टेनेंट में स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखा दिया आपको, लैंड अपर टेनेंट होगा APPURTENANT, प्लीज उसको सुधार लीजिए, अपर टेनेंट। लैंड अपर tenant means land connected with the building, land connected with the
building like garden, parking space, कमा आपका स्विमिंग पूल, एटसेट्रा। ठीक है, अब दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट में कुछ डाउट है क्या आपको? बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज नो पूछ सर। लीजिए। सब क्लियर है ना? हाँ सर है। क्या डाउट है, बोलो। सर फ्लैट में तो सबका कॉमन रहता है ये सब चीज, हाँ, तो उस केस में फिर उस केस में फिर अब फ्लैट को भाड़ा कौन लगा के दे रहा है? हम तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना। अब आप खुद सोचिए कि हाँ। अगर आप ये देखो, मैं आपको पहले बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि उससे मिलकर है, मतलब उसके लग कर, जैसे आप घर भी दे रहे हो और पार्क भी दे रहे हो, गार्डन भी दे रहे हो, जैसे आप बोले कि फ्लैट के केस में, तो भैया उसका भाड़ा भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स एक फ्लैट है जहां पर आप रहते हो और आपके साथ और 20 फैमिली रहती हैं, आप पर मंथ भाड़ा देते हो 25,000 रुपए, और साथ ही साथ उस कॉलोनी का जो नीचे पार्किंग स्पेस है वो यूज करते हो, आप स्विमिंग पूल यूज करते हो, गार्डन यूज करते हो, तो यहाँ पर अलग से तो पैसा आपसे लिया नहीं जाता, आपसे तो पर मंथ का ही पैसा लिया गया, तो वो सारा का सारा भी हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। या तो हम वो पढ़ रहे ना कि प्रॉपर्टी मतलब क्या, प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेंट देयर टू। अभी हम पढ़ रहे हैं कि भैया हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी बिल्डिंग रहेगी और उस बिल्डिंग से लगकर अगर कुछ लैंड जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, तो वो भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। उसको हम नॉर्मल अलग से लैंड नहीं बोलेंगे। समझ में आया आपको? तो यस बस सर। वही बात हो रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, द एसएससी। एसएससी मतलब कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 7। 7 to 7 कितने टाइप के एसएससी होते हैं? 3 तीन। कौन 3 कौन? types. नॉर्मल एसएससी, एक नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एक एसएससी रिप्रेजेंटेटिव, एंड फिर एसएससी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। नॉर्मल एसएससी वो जिसके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी कार्रवाई चल रही हो, और वो कार्रवाई 3 कारणों से चल सकती है, या तो नॉर्मल कार्यवाही, या लॉस के लिए, या रिफंड के लिए। देन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मतलब बेटे का रिप्रेजेंटेटिव, पापा। एंड एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब द पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स बट फेल्स टू डिडक्ट टैक्स। याद आ गया आपको? यस सर। तो चलिए अब आगे देखिए, लिखिए इसमें, द एसएससी must be the SSC must be the owner of such house property। जी हाँ, अगर वो ओनर होगा तो ही उसके ऊपर क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स लगाएंगे उस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं एक घर में भाड़े में रहता हूं, और मैं अगर इस घर को किसी और को भाड़े में अगर लगा दिया, समझ में आया ना, तो क्या हो जाएगा, तो अब जो इनकम जनरेट होगी ना, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आ गया? लेकिन जो इस घर का, मान लो मैं जिस घर में रहता हूं, उसका जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, वो मालिक मतलब मैं उसको जो पैसे दे रहा हूँ भाड़े का, तो उस मालिक के लिए, उस लैंडलॉर्ड के लिए क्या हो गया, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। क्यों? बिकॉज वो ओनर है। हमने अभी सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी, हाउस प्रॉपर्टी को टैक्सेबल करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ownership includes deemed ownership, ब्रैकेट में लिख लीजिए अंडर सेक्शन 27। जी हाँ, डीम्ड ओनरशिप भी अगर होगा
तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे कि वो ओनर है। समझ में आया आपको? अभी डीम्ड ओनरशिप क्या है वो लिखिए, डीम्ड ओनरशिप क्या है वो जरा लिखिए, इसके अंदर का पहला पॉइंट। नहीं, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। डीम्ड ओनरशिप मतलब लिखिए, द पर्सन ट्रीटेड एज ओनर, द पर्सन ट्रीटेड एज ओनर। ये किसकी बात बता रहा हूं मैं, ये डीम्ड ओनरशिप की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। द पर्सन ट्रीटेड एज ओनर even if no document of title, no document of title is registered in his name, includes कौन कौन से लोग, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो जो ओनर है ना उसके नाम पे कोई मतलब प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का कोई पेपर नहीं है, बट स्टिल उसको ओनर माना जाता है। अब ऐसे किस किस केस में होगा वो जरा देखिए। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस और मैनर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड टू स्पाउस और माइनर, माइनर मतलब माइनर चाइल्ड, ठीक है, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब क्या, मतलब ये कि लेट्स सपोज कि मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर दी पूरे 100 रुपए में, क्योंकि ट्रांसफर होना चाहिए, फोकट फोकट ट्रांसफर करूंगा तो भैया उसका इनकम मेरे इनकम में ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया और पूरे 100 रुपए उससे मैंने बैंक में पैसे ले लिए कि भैया मैं अपनी बीवी को खुद की इच्छा से 100 रुपए में घर बेच दिया। तो इफ ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो हम क्या मानेंगे कि भैया मिस्टर सुमित, मेरा एग्जांपल ले लो कि भैया मिस्टर सुमित, आप दिखा रहे हो कि ओनर आपकी वाइफ है, बट यू आर द डीम्ड ओनर। ऑन पेपर कौन है, आपकी वाइफ। जो आपका प्रॉपर्टी है उसमें नाम किसका लिखा हुआ है, आपकी वाइफ का, बट यू आर द डीम्ड ओनर, क्योंकि आपने आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया आपके बीवी को या आपके बच्चे को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट लिखेंगे उससे पहले हमारा समय हो गया है, चलिए ब्रेक लेते हैं और फटाफट आते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं।